आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और ये 28 सितंबर की शाम का दिन भर है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन का दौर भी 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसके बावजूद एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। क्या है इस बार की मुश्किलें और क्या हो सकता है संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जानेंगे। वहीं कोरोना भी बिहार के कुछ जिलों में बढ़ रहा है। ये जिले कौन से हैं और क्या कारण हैं इन आंकड़ों के बढ़ने के, जानेंगे। देश में किसानों का आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। इस पूरे विरोध में सबसे ज्यादा मुखर है पंजाब। यहाँ की राज्य सरकार अब हाल ही में बने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा याद करेंगे मशहूर गीतकार अभिलाष को, जो इस दुनिया को आज अलविदा कह गए। लेकिन उससे पहले सुनिए हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। देश में 24 घंटों में ही कोविड-19 के 82,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 27 सितंबर तक देश भर में 7 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है। वहीं इस बीमारी से 95,500 लोगों की मौत हो गई। प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर के रूटीन यूज से कोविड-19 के मरीजों के इलाज को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है और इनका इस्तेमाल तर्कसंगत तरीके से ही किया जाना जरूरी है। वहीं कृषि बिल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है। किसानों से जुड़े इस बिल को वापस लेने के लिए रिट याचिका दायर की गई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से तैयार ताज़ा रिपोर्ट में भारत नेपाल सीमा पर कट्टरपंथी गतिविधियां बढ़ने का खुलासा हुआ है। बिहार से सटे नेपाल की सीमा पर बड़ी संख्या में मस्जिदें और गेस्ट हाउस उभर आए हैं, जिन्हें पाकिस्तान के दावत-ए इस्लामिया की ओर से फंडिंग मिल रही है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत की सैन्य ताकत को और मजबूती मिली है। भारत ने सीमा पर निर्भय क्रूज मिसाइल को भी तैनात कर दिया है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वकील विकास सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुशांत का मामला अब सीबीआई के लिए बड़ी प्राथमिकता नहीं रह गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2016 और 17 में हर साल करीब 55,000 रुपए का ही टैक्स अमेरिका में दिया था। दूसरी तरफ साल 2017 में ट्रंप की कंपनियों ने भारत में करीब 1 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो टैक्स संबंधी आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करते। कोरोना संकट के बीच गूगल ने गूगल मैप्स के लिए एक नए फीचर की घोषणा की है, जो कि कोविड लेयर कहलाएगा। ये फीचर यूजर्स को एक एरिया में कोविड-19 के मामलों की संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दिखाएगा। आप शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट सुन रहे हैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में कुल 3 चरणों में वोटिंग होनी है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा, 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान कराया जाएगा। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। कुर्सी की इस लड़ाई में मुख्य रूप से 2 गठबंधन आमने सामने होंगे, एनडीए और महागठबंधन। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की निगाहें दोनों गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच होने वाली सीट शेयरिंग पर टिकी हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में रस्साकशी चल रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय में आज कोर कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। उनके दिल्ली आने की भी खबरें हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों की डिमांड की है। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो अलग मैदान में उतर सकते हैं, ऐसा भी चिराग पासवान ने कहा है। ऐसे में एनडीए के लिए सीट शेयरिंग इस बार कितना मुश्किल होने वाला है और क्या फॉर्मूला निकाला जा सकता है, यही पूछा मैंने आज तक रेडियो के अपने साथी केशव से। केशव बिहार की राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है तो ये हर बार एक टेढ़ी खीर होती है। हर घटक दलों को संतुष्ट करना और उनको एक कॉमन ग्राउंड पे लाना, ये बड़ी चुनौती होती है पार्टियों के लिए। जहाँ तक एलजेपी की बात है तो एलजेपी 2015 के चुनाव की तरह ही 42 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अंदरूनी सूत्रों की माने, अगर जहाँ तक मुझे खबर है, तो ये है कि जेडीयू और बीजेपी जो ऑफर कर रही है एलजेपी को, वो 28 सीट से लेकर के 30 सीट तक देने को तैयार हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें अगर नहीं माने एलजेपी तो 2 एमएलसी की भी सीट ऑफर की जा सकती है।
इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो बीजेपी के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो चिराग पासवान से मिलेंगे और बातचीत होगी। इसके बाद भी अगर बीच का रास्ता नहीं निकल पाया तो नीतीश कुमार के भी इस हफ्ते दिल्ली आने की पूरी संभावना है। मिल बैठकर सब निपटाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार का देखें तो चिराग पासवान के खिलाफ उनका भी कुछ बयान जो है वो काफी असामान्य सा रहा है, क्योंकि ये पूछे जाने पर कि चिराग पासवान कह रहे हैं 143 सीटों पे एलजेपी चुनाव लड़ सकती है, तो नीतीश कुमार का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, हमारे रामविलास पासवान के साथ काफी मधुर रिश्ते रहे हैं, हम उनको काफी लंबे अरसे से जानते रहे, तो हमारा उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी लोग क्या कहते हैं उस पे ध्यान नहीं देना है। तो ऐसा करके उन्होंने एक तरह से टाल बटाल कर दिया, मतलब चिराग पासवान के बयान को। लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान की जो ये पहल है सीटों के लिए, या जो चाल कह सकते हैं, एक रणनीति है, वो इसलिए है कि एक प्रेशर बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें पर वो अपने प्रत्याशी उतार सकें। देखिए, मोटा मोटी एक जो कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं वो ये है कि 50-50 सीटों पे जेडीयू और बीजेपी कैंडिडेट देंगे। उस 50-50 सीटों में से जदयू अपने खाते से कुछ सीटें हमको देंगी, जो इनकी पार्टी है जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उस पे वो प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी भी अपने कोटे से सीट जो है वो देगी लोजपा को, एलजेपी को। तो मोटा मोटी अभी यही फॉर्मूला चल रहा है। उम्मीद यही है कि करीब 100 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, जबकि 100 या 104, 100 से 105 सीटों पे जेडीयू लड़ सकती है। 30 सीटों पर लोजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी और बाकी 4 सीटों पे हम के चुनाव लड़ने की संभावना है। केशव, महागठबंधन में भी रार है, क्योंकि कई पार्टियां हैं। जीतन राम मांझी पहले ही महागठबंधन से नाता तोड़ चुके हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा के भी बगावती तेवर दिख रहे हैं। तो वहाँ क्या स्थिति है? कैसी सहमति बनने के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं? महागठबंधन में भी करीब करीब वही स्थिति है। अभी सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हो पाई है और महागठबंधन के नेताओं का एक तर्क है, वो दिया जा रहा है कि एनडीए जो सत्तासीन है अभी उनका भी फाइनल नहीं कुछ हो पाया है। तो अभी राजद और कांग्रेस के बीच बात चल रही है। राजद जो है सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव, आरजेडी जो है लालू यादव की, वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। करीब 150 सीटों पर वो अपना दावा ठोक रही है। वहीं कांग्रेस के पक्ष में 65 से 70 सीटें जा सकती हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी 65 सीटें ऑफर कर चुकी है कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस 70 सीटें कांग्रेस मांग रही है अपने लिए। तो ये स्थिति है। बाकी आरएलएसपी की बात करें तो सुगबुगाहट ये भी है सियासी महकमों में कि आरएलएसपी वापस एनडीए में शामिल हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है महागठबंधन उन्हें सिंगल डिजिट सीट ऑफर कर रही है, यानी 5 से लेकर के 10 सीटें ऑफर करने जा रही है। हालांकि स्थिति कमोबेश उनके लिए एनडीए में यही रहेगी, उन्हें यहाँ भी 5 से 10 सीटें ही मिलेंगी। लेकिन एक वाल्मीकि नगर जो लोकसभा सीट है उस पर उपचुनाव होने हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर किया जा रहा है कि आप वहां से चुनाव लड़ें और संभवतः अगर चुनाव जीत जाते हैं वो, तो केंद्र में उनको फिर से कैबिनेट में जगह भी मिल सकती है। ये थे आज तक रेडियो के हमारे साथी केशव। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और अगली खबर बिहार से ही जुड़ी है, लेकिन कोरोना को लेकर है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 1150 केस सामने आए। यहाँ अब तक आने वाले कुल मामलों की संख्या 1,70,000 के करीब पहुँच गई है। मरने वालों का आंकड़ा 900 के आसपास है। वहीं कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यहाँ 91.98% है, जो राष्ट्रीय दर से ज़्यादा है। ये आंकड़े पूरे राज्य के हैं, लेकिन कुछ ज़िले हैं जहाँ कोरोना पैर पसार रहा है। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने यहाँ जिन ज़िलों में कोरोना को लेकर स्थिति खराब है उनके आंकड़ों पर रिसर्च की है। मैंने DIU के डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से बात की और पूछा कौन से वे ज़िले हैं जिनमें आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए, बिहार में आमतौर पर कहा जाए तो 95% डिस्ट्रिक्ट्स में एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ सिचुएशन सुधर रही है। 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, सुपौल और जमुई, जो मैंने एनालिसिस की उसमें पाया कि यहाँ पे थोड़ा सा केसेस खराब चल रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ बिहार के जो आंकड़े बता रहे हैं, हमने इस बेसिस पर ये किया था कि करीब 2 महीने के कंपैरिजन में 2 वीक का कंपैरिजन किया था, 2 वीक का दोनों महीनों में, अगस्त और सितंबर में। उसमें आया कि जो नए केसेज हैं वो अब बिहार के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में वो घटते जा रहे हैं, खासतौर से पटना, बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण में। लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट जमुई और सुपौल ऐसे थे जहाँ पे की केसेस
बढ़े इन जो 2 वीक मैंने लिए थे। तो एक इंडिकेशन है कि ज्यादातर जगहों पे कम केसेस बढ़ोतरी हो रही है बिहार में, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह टेस्टिंग के पैटर्न को लेकर के है। अच्छा दीपू जी, देखें तो एक समय ऐसा भी था जब बिहार और यूपी में कोरोना के मामले लगभग बराबर थे, लेकिन फिर यूपी में अचानक से मामले बढ़ गए, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। आप क्या वजह देखते हैं? क्या परेशान होना चाहिए या आंकड़ों के पीछे की तस्वीर अभी कुछ धुंधली है? देखिए, मेरी समझ से परेशान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग के जो डेटा है उसके ब्रेकअप्स नहीं देती राज्य सरकारें या केंद्र सरकार। तो जब ब्रेकअप नहीं पता चलता तो ये नहीं पता चलता कि कौन से मेथड डोमिनेट करता है जब आप टेस्ट कराने जाते हो। लेकिन जैसे बिहार का केस मैं बताऊं आपको कि 11 अगस्त को जो 75,000 टेस्ट थे, तो उसमें 86% केसेस टेस्ट जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट थे, जिसको कि रैट बोलते हैं आप। लेकिन आरटीपीसीआर जो कि ज्यादा रिलायबल है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कोविड टेस्ट में, उसका जो शेयर था यानी टोटल टेस्टिंग में वो 8% के आसपास था। तो ये जबकि 21 सितंबर को आई जब टेस्ट बढ़ गए, जिसको कि चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि 1.94 लाख टेस्ट हमने आज किया 21 सितंबर को, तो उस दिन हमने ब्रेकअप उन्हीं के भाषण पे निकाला, तो उसमें 92% रैपिड एंटीजन टेस्ट था, 6% केवल आरटीपीसीआर था। तो सवाल ये होता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, जब मैंने कुछ पटना के एम्स के डॉक्टर से भी बात किया तो उनका ये कहना था कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में एक खामी ये है कि जनरली इसमें लोगों को निगेटिव भी बता देता है, 30 से 50% रिलायबल नहीं होते हैं या लोग इसके स्लिप कर जाते हैं इसके टेस्टिंग में। तो अगर टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, लाखों में जा रहे हैं, लेकिन 92% यानी कि आप कह सकते हैं कि मोस्टली केसेस मेजर टेस्ट जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है, उसमें स्लिप होने वालों के नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि इसकी वजह से लोग आ ना रहे हो। और जो टोटल केसेस आप जब कंपेयर कर रहे हैं, हमने जब कंपेयर किया था 23 सितंबर से 11 सितंबर के बीच के, और ठीक इसी पीरियड 2 हफ्ते का हमने अगस्त में लिया था, तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में केसेस कम आए अगस्त के मुकाबले सितंबर में। जैसे पटना में सबसे ज्यादा 1817 के आसपास केसेस कम आए। तो ये टेस्टिंग पर डिपेंड करता है सारे डेटा, चाहे आप टीपीआर निकालो, चाहे रिकवरी रेट निकालो, चाहे जो भी रेट निकालो, टेस्ट कितने लोगों का आपने किया, कितने लोगों को आपने नोटिस किया। तो ये एक वजह हो सकती है कि बिहार में केसेस कम दिख रहे हो यूपी के मुकाबले। ये थे डीआईयू में डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ देश में प्रदर्शन रुका नहीं है। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी तो यह कानून बन गए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह भी देश की राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले राजपथ पर बिल के विरोध में गुस्सा देखने को मिला। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी और कृषि विधेयकों पर विरोध जताया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, ट्रैक्टर को वहां से हटाया और आगजनी को लेकर इस घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके जन्म स्थान में धरना दे रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता भगत सिंह के गांव खटकर कला में धरने पर बैठे हैं। मैंने पंजाब में मौजूद आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल से बात की और पूछा कि राज्य सरकार अब और कौन से विकल्पों पर विचार कर रही है। देखिए, आपने बात किया कि आज कांग्रेस की तरफ से भी प्रोटेस्ट हुआ और ये जो प्रोटेस्ट था ये खटखट कला नामक एक जगह है, वहां पर आयोजित किया गया। और खटखट कला शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है और यहाँ पर बहुत लोगों की आस्था है, न केवल पंजाब से बल्कि देश भर से लोग यहाँ पर उनको नमन करने आते हैं। और आज उनका जन्मदिन था, तो इसी जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस ने अपना जो प्रोटेस्ट था उसको इंकलाब का नाम दिया और ये कहा है कि ये इंकलाब अब यहाँ से शुरू हुआ है और पूरे प्रदेश में ये फैलेगा। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, उन्होंने अपने भाषण में सीधे तौर से ये कहा कि ये जो 3 कृषि बिल हैं ये किसानों के खिलाफ हैं और ये अब पास हो चुके हैं, तो अब सरकार प्रयास करेगी कि इनके खिलाफ जो कोई
अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें। तो उसके लिए सरकार के पास दरअसल 2 रास्ते बचते हैं। एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाने का है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी जो संभावना है वो तलाशी जा रही है। जो पंजाब सरकार के लीगल एडवाइजर हैं और उनका कानूनी विभाग है, वो इस पर माथापच्ची कर रहा है और संभव है कि 1-2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी जाएं। फिलहाल इस पे माथापच्ची जारी है। और जहां तक इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की बात है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कह चुके हैं कि ये प्रदेश व्यापी होगा और इस समूचे आंदोलन में, किसानों से जुड़े आंदोलन में हो सकता है बीच में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो जाएं। हालांकि वो शामिल कब होंगे, कहां पे होंगे, ये अभी तय नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि वो किसानों के लिए के पक्ष में आयोजित की जाने वाले धरने प्रदर्शनों में शामिल हो सकते हैं। मंजीत, चूंकि अब अध्यादेश कानून बन गया है, ऐसे में राज्य की बाकी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी है या अकाली दल है, वो अपनी रणनीति में क्या बदलाव कर रही हैं? चूंकि राष्ट्रपति महोदय ने इन तीनों बिलों को अपनी जो कंसेंट है वो दे दी है, तो एक किस्म से ये कानून बनने वाले हैं। अब चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो, इन सबको अपनी जो प्रोटेस्ट की जो रणनीति थी उसको बदलना पड़ रहा है। पहले तो अकाली दल ने भी कहा था कि वो 1 अगस्त से 3 जो तख्त हैं सिख धर्म के, जो हाईएस्ट टेम्पोरल अथॉरिटी जिसको कहते हैं, वहां से ये प्रदर्शन आयोजित करने वाले थे, रोड मार्च। तो ये पहले 3 जगहों से, 3 तख्तों से निकलकर मोहाली में इकट्ठा होना था, लेकिन इसका मकसद था गवर्नर को ज्ञापन सौंपना। लेकिन अब ज्ञापन सौंपने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये बिल तो प्रेसिडेंट महोदय पहले ही पास कर चुके हैं, तो ज्ञापन भी उन्हीं के लिए जाना था, तो अब वो तो नहीं होने वाला। लेकिन अब वो भी कानूनी कोई इसका हल निकालने की एक कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। कमेटी बनाई जाएगी जो इस पे उनको राय देगी, और हो सकता है कि अकाली दल और दूसरी पार्टियां मिलकर एक लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करें, और यही एक रास्ता बचा है, या सुप्रीम कोर्ट या फिर ये। तो देखते हैं, ये सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने अपने तौर तरीके पर जो है इस सारे मामले को ज्वलंत रखना चाहती हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि अगर एकदम से ठंडा कर देंगी तो इनकी मेहनत और किए कराए पे पानी फिर जाएगा। वहीं अब केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार अपने तरीके से इस मामले को सुलटने में लगी हुई है। सबसे पहले जो पैडी था, धान की फसल थी, उस पे प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ा दिया गया, 53 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। हमने कुछ किसानों से बात की, किसान इसको लेकर खुश भी हैं। कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि 53 रुपए बढ़ा है, और कल पहला ही दिन था आवक का, तो अच्छा रहा, कई किसान मंडियों में पहुंचे। केंद्र सरकार की एक स्ट्रैटेजी है कि किसानों का ध्यान किसी तरह से धरने प्रदर्शनों से हटाकर उनको प्रेरित किया जाए कि वो मंडियों में आए और अपना जो फसल है वो वहां तक पहुंचाए। इसलिए जो प्रोक्योरमेंट था धान का, वो 1 हफ्ता पहले कर दिया गया है। एडवांस में करने से एक फायदा ये केंद्र सरकार दिख रही है, किसान आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हजारों किसान अभी भी आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनको सबसे बड़ा डर जो किसानों को है वो एमएसपी खो जाने का है। किसानों को लगता है कि एमएसपी अगर उनके हाथ से निकल गया तो खेती किसानी पहले से ही फायदे का सौदा नहीं, फायदे का काम नहीं है, तो वो इससे भी जाएंगे और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल। एक प्रार्थना गीत तो आपने जरूर सुना होगा, हो सकता है स्कूल में गाया भी हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये वो गीत है जो हिंदुस्तान के ज्यादातर स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में गाया जाता है। विश्व की 8 भाषाओं में इस गीत का अनुवाद हो चुका है। 1986 में एक फिल्म आई थी अंकुश। इस फिल्म में इस प्रार्थना गीत को फिल्माया गया था और इसे लिखने वाले गीतकार थे अभिलाष। थे इसलिए क्योंकि अब अभिलाष इस दुनिया में नहीं रहे। अब से कुछ देर पहले खबर आई कि 74 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। लिवर कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे थे। बताया गया कि उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। उनकी पत्नी नीरा ने इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी से मदद मांगी थी। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा कलाश्री अवार्ड से सम्मानित अभिलाष ने सांझ भई घर आजा, आज की रात न जा, वो जो खत मोहब्बत में, तुम्हारी याद के सागर में, संसार है एक नदिया और तेरे बिना सूना मेरे मन का मंदिर जैसे तमाम गीत लिखे। और आज जब वो इस बीच में नहीं है तो यकीन मानिए उन सब गानों की धुन दिमाग के किसी कोने में बज रही हैं और दिल
इस खबर से बैठा जा रहा है कि अभिलाष अब नहीं रहे। महामारी के दौर में जब आज निराशा का माहौल है और अभिलाष को हमें श्रद्धांजलि देनी है, तो उनके सबसे चर्चित प्रार्थना गीत की पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। इसे शंकर महादेवन एकेडमी के कुछ बच्चों ने गाया है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आज दिन भर में बस इतना ही। अगर कार्यक्रम को लेकर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो आप बेझिझक radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। अमन गुप्ता के साथ थे आप और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।